नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा ट्यूटोरियल में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वन संपदा। यहाँ से जो है दोस्तों हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वन संपदा। वन संपदा में हम पढ़ेंगे कि संरक्षित वन क्या होते हैं, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, और मध्य प्रदेश के रेफरेंस में कुछ ऐसी चीज़ें जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्ट पूछी जाती है इस टॉपिक से। और दोस्तों वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ वन संस्थान को देखेंगे और मध्य प्रदेश में जो वनों के क्षेत्र में वानिकी पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनके बारे में भी हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। और कुछ जो वन संरक्षण के लिए योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं उनके बारे में भी अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि जब तक आप हमारी वीडियोज़ को शेयर नहीं करते हमें हमें एक रिस्पांस नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से, तो हमें भी थोड़ा मज़ा नहीं आता है वीडियोज़ बनाने में। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, उनके साथ कम से कम शेयर करें जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में भारत के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में भारत के सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.72% भाग पर वन पाए जाते हैं, मतलब 30.72% भाग जो टोटल एरिया है उस एरिया का 30.72% एरिया वनों से आच्छादित है। ठीक है दोस्तों, और आपको किसी किताब में ये 25% के अप्रोक्स भी मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार जो बताया गया है वो उतना है, 2012 की रिपोर्ट के अनुसार था 25%। तो हम अब ऑप्शन में मेरे हिसाब से ये दोनों नहीं होंगे तो आप इसको ज़्यादा रेफरेंस देना। ठीक है, 30.72%। भारत के कुल वनों का 11.2% वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मतलब जो भी मध्य प्रदेश भारत में जितने वन हैं उनका 11.23% वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों। और मध्य प्रदेश में 16 वनव्रत हैं तथा 62 वन मंडल हैं। अब वनव्रत क्या होते हैं दोस्तों, जैसे मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में जितने भी वन हैं उनको एक वनव्रत, दूसरा, तीसरा ऐसे करके वनव्रतों में बांट दिया गया है। तो ऐसे 16 वनव्रत हैं इसमें, और इन वनव्रत का जो अधिकारी होता है वो होता है वन रक्षक, और 62 वन मंडल हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के वनों को कितने वन व्रतों में बांटा गया है, तो वो आपको लगाना है 16 वन व्रत, और वन मंडल कितने हैं तो 62। अब वनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं दोस्तों। तो वनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, प्रशासनिक आधार पर और भौगोलिक आधार पर। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, जबकि भौगोलिक आधार पर पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अब ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रशासनिक आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पहले हम इन्हें तो हम यहीं पर समझ लेते हैं। पर्णपाती वन क्या होते हैं, ये वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर एवरेज रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य जो बारिश सेंटीमीटर के मध्य बारिश होती है उन क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे शीशम है, नीम है, ऐसे ऐसे पेड़ जो पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। अब अर्ध पर्णपाती वन, ऐसे अर्ध पर्णपाती वन जो है 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के मध्य जिन क्षेत्रों में बारिश होती है उसमें अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तथा शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं, 25 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक जिन क्षेत्रों में बारिश होती है। तो शुष्क, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, शुष्क मतलब बहुत कम बारिश, शुष्क पर्णपाती वन। तो ये जो है इनके एग्जाम्पल हैं बबूल, ऐसे कटीले वाले जो वृक्ष होते हैं कांटों वाले, बबूल आदि। और अर्ध पर्णपाती में सागौन है, साल है, ये जो अर्ध पर्णपाती वन के ही उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रशासनिक आधार पर पढ़ते हैं आरक्षित वन क्या होते हैं, संरक्षित वन क्या होते हैं। संरक्षित वन क्या होते हैं, यह वह वन होते हैं जिन पर गवर्नमेंट जो सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसमें पशु चराना, लकड़ी काटना आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। मतलब ये जो टोटली ऐसे जो वन है संरक्षित वन, ये टोटली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, मतलब गवर्नमेंट का इन पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। तथा पशु चराना और लकड़ी काटना क्या होता है, पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। हंटिंग ऑफ द एनिमल्स एंड कटिंग द ट्री आर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। तो वो जो वन है वो है अपने संरक्षित वन। और मध्य प्रदेश में इस प्रकार के वन टोटल वनों के 33% हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों,
कि संरक्षित वन मध्य प्रदेश में कितने परसेंट हैं, तो 33%। आरक्षित वनों पर आते हैं। आरक्षित वन मध्य प्रदेश ये वो वन होते हैं कि इनमें एक लाइसेंस के तहत आपको ये लकड़ी काटना तथा पशु चराना आदि की छूट दे दी जाती है एक लाइसेंस के तहत। तो इस प्रकार के जो वन है वो है मध्य प्रदेश में 65%। और अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं, इनमें पशु चराना लकड़ी काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, और ये केवल मध्य प्रदेश में 2% पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो आरक्षित वन 65% पाए जाते हैं। अब वन वृक्षों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रकार के वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में सागौन वन पाए जाते हैं, इसके बाद साल और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कौन से पाए जाते हैं, तो सागौन के। तो सागौन के बारे में देख लेते हैं। टेक्टोनिक ग्रैंडाई ये इसका वानस्पतिक नाम है, पूछ नहीं लेते हैं बल्कि पूछा गया है कि सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है, तो वो है टेक्टोनिक ग्रैंडाई। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुल वनों का ये परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। मध्य प्रदेश के कुल वनों का 17.8% जो वन है वो सागौन है, और इसका उपयोग इमारती लकड़ी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर साल का रासायनिक बॉटनिकल नेम है वो है अपना रोबोस्ता, यानी वानस्पतिक नाम सोरिया रोबोस्ता। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश के कुल वनों का 16.54% मध्य प्रदेश के कुल वनों का है। तो सबसे ज्यादा कौन है, सागौन के वन कितने हैं 17.8% और साल के कितने हैं 16.54%। इसका उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे स्लीपर बनाने में किस प्रकार के वनों का उपयोग होता है, तो वो साल के वनों का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बांस। मध्य प्रदेश में ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की बांस की कौन सी जनजाति पाई जाती है। डेंड्रोकैलेमस तथा स्ट्रिक्स प्रजाति के बांस पाए जाते हैं। डेंड्रोकैलेमस तथा स्ट्रिक्स प्रजाति के बांस पाए जाते हैं, खैर के वृक्ष। अब आते हैं चौथे नंबर। अब खैर का जो वृक्ष है उसका उपयोग कत्था बनाने में होता है, और खैर से कत्था बनाने के जो कारखाने हैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी, रीवा और बामोर में कत्था बनाने के कारखाने, बामोर जो मुरैना में हैं कत्था बनाने के कारखाने हैं। अब लाख के उत्पादन में मध्य प्रदेश का बिहार के बाद दूसरा स्थान है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाख के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वो है दूसरा। पहला किसका है, तो बिहार का। और उपयोग इसका जो होता है आपने देखा भी होगा, लाख की चूड़ियां बनती हैं, औषधि सौंदर्य और सामग्री के रूप में इसका उपयोग होता है। और उमरिया जिले में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो वो है उमरिया जिले में। तो आप इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाख बनाने का कारखाना। दोस्तों इस तरीके से भी याद रखा जा सकता है कि लाख रुपए कमाने में व्यक्ति की उम्र निकल जाती है, इस प्रकार से आप कुछ याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उमरिया जिले में। अब तेंदुपत्ता, देश का 60% तेंदुपत्ता, मतलब पूरे देश का 60% तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जब 60% तेंदुपत्ता पाया जाता है तो आप जानते हैं कि तेंदुपत्ता से बीड़ी बनती है, और मध्य प्रदेश में करीब करीब 250 ऐसे बीड़ी बनाने के लघु तथा कुटीर बीड़ी बनाने के छोटे मोटे कारखाने चल रहे हैं, आज भी कार्यरत हैं। अब पढ़ते हैं राज्य के प्रमुख वन संस्थान। यहाँ से क्वेश्चन आने का जो चांस है वो सबसे अधिक है कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है, तो भोपाल में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और संजीवनी संस्थान, ये दोनों आप याद रखें, भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में और संजीवनी संस्थान भी भोपाल में है। ठीक है दोस्तों, अब भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। अनुसंधान कहाँ पर करेंगे हम, जबलपुर में। तो अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। और ये जो अनुसंधान संस्थान है जो देहरादून है, देहरादून में स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय अनुसंधान संस्थान के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। ठीक है दोस्तों, वन राज्य महाविद्यालय, पहला वन राज्य महाविद्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है, तो पहला वन राज्य महाविद्यालय बालाघाट में था और दूसरा बैतूल जिले में था। तो मेरे हिसाब से ये दोनों एक ही क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, अगर या तो आपको बैतूल मिलेगा या बालाघाट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब
फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर। आप में से कई लोग मुझे लगता है कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी। तो फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? शिवपुरी, गोविंदगढ़, अमरकंटक और लखनादौन, ये 4 से 5 जगह पे हैं जहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड को प्रशिक्षण दिया जाता है। गोविंदगढ़ रीवा के पास में है, शिवपुरी, अमरकंटक और लखनादौन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं वन संरक्षण योजनाएं। वन संरक्षण योजनाएं, ये जो 3 से 4 योजना मैंने लिखी हुई हैं। पंचवन योजना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचवन योजना किससे संबंधित है? तो वनों के संरक्षण से। और इसके वन संरक्षण, वनों के संरक्षण से 33% से कम वन वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण। जैसे किसी लैंड का एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर है और उसके 33 किलोमीटर स्क्वायर में वन नहीं पाए जाते हैं, इतने क्षेत्रफल में भी कम से कम वन नहीं पाए जाते हैं, तो ये योजना जो है, इस योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। यानी वृक्षारोपण को बढ़ाना है, सीधी सी बात है। और लोक वानिकी अभियान, वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी योजना, ये सभी योजना मैंने सिर्फ इतनी ही लिखी हुई है कि लोक वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी योजना। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किससे संबंधित है? तो संबंधित है वनों को बढ़ावा देने से, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने से। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि लोक वानिकी योजना किससे संबंधित है, सामाजिक वानिकी योजना किससे संबंधित है, पंचवन योजना किससे संबंधित है। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, इनसे संबंधित कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं उन पर। जैसे वानिकी पुरस्कार पढ़ते हैं तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, ये पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल याद रखें कि अमृता देवी अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अमृता देवी की स्मृति में यह पुरस्कार राजस्थान सरकार ने आरंभ किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार ने आरंभ किया था और अब इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी दिया जाने लगा है। ठीक है, अमृता देवी ने जो है वृक्षों के संरक्षण करने वाली एक संस्था थी जिसका बहुत अच्छे से नेतृत्व किया था, और उसी के उपलक्ष्य में, उन्हीं की याद में जो है राजस्थान सरकार ने अमृता देवी के नाम से ये पुरस्कार प्रारंभ किया और जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी दिया जाता है। अब नाम से ही स्पष्ट है। दूसरा पुरस्कार वन प्रहरी पुरस्कार। वन प्रहरी, प्रहरी का मतलब वन की रक्षा करने वाला। अब वन की रक्षा करने वाली कोई संस्था भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे वन्य जीवों की रक्षा करना, पेड़ों की कटाई से रोकना, या उसमें अग्नि की रोकथाम, जैसे दावानल, जंगल की आग को कहा जाता है दावानल, इस पर काबू पा, इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं जंगल में, इनके संरक्षण, वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा के क्षेत्र में जो कोई व्यक्ति कार्य करता है या कोई संस्था कार्य करती है तो उसे वन प्रहरी पुरस्कार दिया जाता है। अब चलते हैं महावृक्ष पुरस्कार। प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों को पहचान कर, जैसे कोई प्राचीन वृक्ष है, बहुत ज्यादा वाला ही प्रजाति का वृक्ष है जिससे औषधि या कोई अलग प्रकार का कोई पदार्थ बनाया जा सकता है, तो ऐसी प्रजातियों को पहचान कर सुरक्षित करने के उद्देश्य से ये पुरस्कार प्रारंभ किया था दोस्तों। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसे इसको पहचान लेता है और पहचानने के बाद एक बता देता है कि ये जो ऐसे अश्वगंधा, ये फलानी जो प्रजाति हैं अलग अलग प्रकार की प्राचीन, तो इनको पहचान कर सुरक्षित करने के उद्देश्य से इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं वृक्ष मित्र पुरस्कार, वृक्षों का मित्र। तो इंदिरा गांधी की स्मृति में वृक्षों की रक्षा करने वाले को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसका इंदिरा गांधी की स्मृति में जो वृक्षों की रक्षा करेगा वो वृक्षों का मित्र होगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। रक्षा करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है और इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कर दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। एटलीस्ट कम से कम उनके साथ जरूर शेयर करें जिसे इनकी ज़रूरत है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।